नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने संप्रेषण के बारे में अध्ययन किया, जिसमें से संप्रेषण की प्रस्तावना, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण की विशेषताएं एवं संप्रेषण के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। अभी संप्रेषण के कुछ अन्य प्रकार हैं जिसके बारे में आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर संप्रेषण की प्रक्रिया एवं संप्रेषण में आने वाली बाधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आपको एजुकेशन से संबंधित समस्त वीडियो तत्काल प्राप्त हो सके। तो आइए हम बात करते हैं संप्रेषण। हमने देखा था संप्रेषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्बल संप्रेषण, दूसरा नॉन वर्बल संप्रेषण। वर्बल संप्रेषण क्या था? शाब्दिक, यानी शब्द के आधार पर, वर्ड के आधार पर संप्रेषण। दूसरा था अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें अशाब्दिक संप्रेषण था जिसमें कोई शब्द नहीं होते। शाब्दिक संप्रेषण में हमने देखा था दो प्रकार के थे, मौखिक और लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में वाणी संप्रेषण, चक्षु संप्रेषण, स्पर्श संप्रेषण, मुख मुद्रा संबंधी संप्रेषण, इसके बारे में अध्ययन किए थे। आइए आज हम देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के संप्रेषण जिसके अंतर्गत हम अपनी बातों, भावनाओं एवं विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं आपके संप्रेषण क्षेत्रीय आधार पर। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर भी संप्रेषण किया जाता है। वो संप्रेषण कैसे होता है? जब हम क्षेत्र का करते हैं तो क्षेत्रीय संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। एक है आंतरिक संप्रेषण और दूसरा बाह्य संप्रेषण। दूसरा है संबंध के आधार पर संप्रेषण। संबंध के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक संप्रेषण, एक होता है अनौपचारिक संप्रेषण। क्षेत्र के आधार पर दो प्रकार के आंतरिक संप्रेषण, बाह्य संप्रेषण, और संबंध के आधार पर दो प्रकार के संप्रेषण। कौन कौन सा? एक औपचारिक संप्रेषण, दूसरा अनौपचारिक संप्रेषण। संचार प्रवाह के आधार पर तीन प्रकार के संप्रेषण होते हैं: अधोगामी संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण और समस्तरीय संप्रेषण। और व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संप्रेषण जो होते हैं, अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, व्यक्तिक संप्रेषण और जन संप्रेषण। तो हम सबसे प्रथम बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर संप्रेषण। क्षेत्र के आधार पर जो संप्रेषण होता है वह आंतरिक संप्रेषण होता है। अब आंतरिक संप्रेषण क्या होता है? इस प्रकार का संप्रेषण एक ही कक्षा के विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण किया जाता है। आंतरिक है, यानी शिक्षक जाते हैं, एक ही क्लास के विद्यार्थी बैठे हैं, उन विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श होता है या किसी प्रकरण पर डिस्कस होता है, चर्चा होती है। जब हम अपनी बात को दूसरे बात तक पहुंचाते हैं और उसमें जो बैठे हुए छात्र हैं वह एक ही कक्षा के हैं, यानी आंतरिक संप्रेषण है। उसमें बाहरी छात्र नहीं है। बाहरी छात्र का आशय मतलब किसी दूसरे क्लास के छात्र उसमें उपस्थित ना हो। तो यह किस प्रकार का संप्रेषण हुआ? आंतरिक संप्रेषण। एक ही संस्था के कर्मचारी, यदि हम कर्मचारियों में देखें तो क्या है? एक ही प्रकार के कर्मचारी, एक ही संस्था के, जैसे एक श्री राम कॉलेज है। हम श्री राम कॉलेज के समस्त कर्मचारी यदि बैठ करके कोई सभा करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, तो यह होगा आंतरिक संप्रेषण। समझ में आ गया? जैसे एक ही परिवार के साथ, एक ही परिवार के सभी सदस्य बैठकर किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो वह आंतरिक संप्रेषण होता है। यानी जान पहचान, सगे संबंधी इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते। सिर्फ एक ही परिवार होता है, एक ही कक्षा होता है, एक ही संस्था होती है। इस प्रकार का संप्रेषण आंतरिक संप्रेषण कहलाता है। अब आते हैं हम बाह्य संप्रेषण। अब आपको पता ही हो गया होगा कि जब आंतरिक संप्रेषण में एक ही कक्षा के, तो बाह्य संप्रेषण क्या हुआ? बाह्य संप्रेषण में एक कक्षा के साथ साथ अन्य कक्षाओं का समावेश कर लिया गया। यानी हम कोई एक फंक्शन कर रहे हैं, जैसे या हम किसी प्रकार का सेमिनार कर रहे हैं, तो सेमिनार में क्या होता है? सभी विद्यालय के
छात्रों को इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है और उस पे बैठ के विचार विमर्श किया जाता है, यानी वह बाह्य संप्रेषण होता है। उसमें कई प्रकार के लोग अपनी भावनाओं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार का संप्रेषण कहलाता है क्या? बाह्य संप्रेषण। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि अध्यापक। अब अध्यापकों में कैसे बाह्य संप्रेषण होगा कि जैसे श्री राम कॉलेज महाविद्यालय के अध्यापक हो गए, कोणार्क कॉलेज महाविद्यालय के अध्यापक हो गए, ग्रेसियस कॉलेज के महाविद्यालय के अध्यापक हो गए, काइट कॉलेज के, संभवी कॉलेज के। अगर इन सभी कॉलेज के अध्यापकों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जाता है और उसमें विचार विमर्श किया जाता है तो यह बाह्य संप्रेषण कहलाता है। बात कर रहे थे संबंधों के आधार पर संप्रेषण। संबंधों के आधार पर संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक संप्रेषण, दूसरा होता है अनौपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण हमेशा लिखित रूप में, सामान्यतः क्या है उसमें लिखित रूप में संप्रेषण किया जाता है। इसमें मतलब अधिकारियों से और कर्मचारियों के साथ जो बैठक होती है उस बैठक पे लिखित रूप पे कोई आदेश दिया जाता है या कोई कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है तो वह औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। इसमें सभी पहले से प्री प्लानिंग होता है, औपचारिक रूप से होता है। इसमें अनौपचारिकता की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें सभी जो भी संप्रेषण होते हैं वह प्री प्लान्ड होते हैं। या जैसे कोई महाविद्यालय मान लीजिए श्री राम कॉलेज है, श्री राम कॉलेज के प्राचार्य द्वारा कोई भी कार्यक्रम तैयार किया गया है या प्रोग्राम तैयार किया गया है, उस प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए शिक्षकों के साथ बैठक किया जा रहा है और उस बैठक में लिखित रूप से कोई आदेश दिया जा रहा है। या कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों को कोई भी प्रोग्राम सूचित करता है या आदेशित करता है तो इस प्रकार का संप्रेषण कहलाता है औपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण। अब औपचारिक संप्रेषण में आपको समझ में आ गया होगा कि अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है। जब शिक्षक और छात्र जाकर के आपसी विचार विमर्श करते हैं, मौखिक रूप से रहता है अनौपचारिक संप्रेषण। इसमें आंखों के इशारों से संप्रेषण होता है, मुख मुद्राओं के साथ संप्रेषण होता है, इशारों के साथ संप्रेषण होता है और बोल करके संप्रेषण किया जाता है। हूँ, हाँ, ना, ये सभी संप्रेषण में शामिल होता है क्योंकि यह अनौपचारिक रूप से होता है। तो औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण होता है। दो मित्रों की बातचीत हमेशा क्या होती है? अनौपचारिक होती है क्योंकि इसमें कोई प्लान नहीं होता और वह किसी भी प्रकार की बात करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। फिर आता है आपका संचार प्रवाह के आधार पर संप्रेषण। संचार प्रवाह के आधार पर संप्रेषण तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है अधोगामी संप्रेषण, दूसरा होता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण और तीसरा क्या होता है आपका अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और समस्तरीय संप्रेषण। अधोगामी संप्रेषण क्या है? अधोगामी मतलब एक जो यह नीचे की ओर संप्रेषण होता है, यानी उच्च अधिकारी। कह सकते हैं कि जब प्राचार्य अपने निम्न कर्मचारियों से या अपने अन्य कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की वार्तालाप करता है या किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है तो वह अधोगामी संप्रेषण कहलाता है। यानी ऊपर से नीचे की ओर अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को संदेश देना, इस प्रकार का संप्रेषण अधोगामी संप्रेषण कहलाता है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण क्या है? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में जब नीचे के लोग यानी जो कर्मचारी लोग हैं वो अपनी समस्याओं को या अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को कि उन्होंने इस वीक में क्या कार्य किया या मंथ एक साल का उनका क्या कार्य का डेटा है, यानी उसको क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ले जा करके अपने प्राचार्य से या अपने ऊपर से अधिकारियों के साथ वह जब वार्तालाप करता है या उन समस्याओं को रखता है तो यह कहलाता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, यानी नीचे से ऊपर की ओर संप्रेषण। अधोगामी क्या था? ऊपर से नीचे की ओर संप्रेषण। ऊर्ध्वगामी में नीचे से ऊपर की ओर संप्रेषण होता है, जबकि समस्तरीय संप्रेषण में ना ऊपर से नीचे की ओर ना नीचे से ऊपर की ओर, इसमें क्या होता है? समान रूप से, यानी कह सकते हैं कि मित्रवत। मित्र मित्र जब बात करते हैं तब यह संप्रेषण क्या कहलाता है? समस्तरीय संप्रेषण। जब शिक्षक शिक्षक
यानी एक ही स्तर के शिक्षक, सभी सहायक प्राध्यापक मिलकर के कोई चर्चा कर रहे हैं, तो इस प्रकार का संप्रेषण क्या कहलाएगा? समस्तरीय संप्रेषण। जैसे अगर छात्र क्या है, क्लास मान लीजिए बीएड या डीएड के छात्र हैं, तो बीएड के छात्र आपस में किसी भी प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, तो यह समस्तरीय संप्रेषण कहलाता है, क्योंकि सभी का लेवल एक है। ऐसे डीएलएड के छात्र यदि आपस में संप्रेषण कर रहे हैं तो यह समस्तरीय संप्रेषण कहलाता है। यदि मित्र आपस में बात कर रहे हैं तो यह समस्तरीय संप्रेषण कहलाता है। अब हम कहते हैं व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संप्रेषण। अब व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संप्रेषण 3 प्रकार के होते हैं: अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, व्यक्तिक संप्रेषण और जन व्यक्ति संप्रेषण। अब अंतः व्यक्ति संप्रेषण क्या है? अंतः मतलब अपने आप से, अंतः का मतलब क्या हुआ? अपने आप से संप्रेषण। जब व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है तो इस प्रकार का संप्रेषण अंतः व्यक्ति संप्रेषण कहलाता है। जब व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँगा, वह अपने ही अपनी प्लानिंग करता है, अपने ही अंदर बात करता है, तो इस प्रकार का संप्रेषण अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कहलाता है। व्यक्तिक संप्रेषण क्या कहलाता है? व्यक्तिक संप्रेषण यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो इसे हम व्यक्तिक संप्रेषण कहलाते हैं। और जन व्यक्ति संप्रेषण या जन समूह संप्रेषण, तो जन का मतलब समझते हैं, हम एक से अधिक लोग, जैसे नेता स्पीच देता है तो क्या होगा? जन समूह संप्रेषण। या शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो क्या संप्रेषण है? जन संप्रेषण, यानी एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संप्रेषण करना, वह चाहे दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी यह संप्रेषण हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं जन समूह संप्रेषण। अब हम चर्चा करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में आइडिया, थॉट एवं एक्सप्रेशन यानी विचारों, भावनाओं एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेषण है। अब इस सूचनाओं को हम जब आदान प्रदान करते हैं तो इसकी एक पूरी साइकिल होती है, एक पूरी प्रोसेस में संप्रेषण कंप्लीट होता है। संप्रेषण करते समय हमें कौन कौन से तत्व होते हैं और यह कैसी एक प्रक्रिया होती है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम संप्रेषण करते हैं तो एक संदेश वाहक होता है और एक संदेश प्राप्तकर्ता होता है। संदेश वाहक क्या है? संदेश को बनाता है। संदेश वाहक मतलब मैसेज सेंडर, संदेश वाहक। संदेश वाहक क्या करेगा? अगर संप्रेषण करना चाहता है तो वह एक पूरे संदेश को बनाता है। संदेश को बनाने के लिए उसके पास विभिन्न प्रकार के एम होते हैं, थॉट होते हैं, आइडिया होता है। उस आइडिया को सबसे पहले क्या करेगा? इनकोड करता है। इनकोड यानी लिखता है। जिस बात को वह किसी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है तो वह उसे लिखता है, इनकोड करता है। इनकोड करने के बाद उसे ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट यानी प्रसारित करता है। प्रसारित करने के बाद वह एक पूरा मैसेज तैयार हो जाता है। अब यह जब मैसेज तैयार हो गया तो इस मैसेज को तैयार होने के बाद वह उसे किसी चैनल के माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता तक भेजेगा। अब वह चैनल क्या हो सकते हैं? चैनल यानी माध्यम। माध्यम वह या तो फोन से बात करके अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, या उसे लिख करके पोस्ट ऑफिस द्वारा यानी पत्रवत व्यवहार करके, या कंप्यूटर से मेल करके यानी कंप्यूटर द्वारा अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, या समाचार के पत्र पत्रिकाओं द्वारा समाचार में अपना विज्ञापन प्रकाशित करके अपनी बात संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकता है, या दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी न्यूज चैनलों के माध्यम से वह अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, या कि प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर भी अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। तो संप्रेषण में क्या हुआ कि सबसे पहले संदेश प्राप्तकर्ता हुआ। संदेश प्राप्तकर्ता ने मैसेज को बनाया, सोचा, आइडिया किया, इसके बाद उसको इनकोड किया, लिखा। लिखने के बाद वह उसको चैनल के माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता तक मैसेज को पहुंचाता है। अब देखिए संदेश प्राप्तकर्ता के पास वह मैसेज पहुंच जाता है, चाहे वह
पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, या कि कंप्यूटर के माध्यम से हो, या दूरदर्शन के माध्यम से हो, या कि मोबाइल के माध्यम से हो, या प्रत्यक्ष रूप से हो, जब वह संदेश प्राप्तकर्ता तक मैसेज पहुंचता है। अब संदेश प्राप्तकर्ता उसको डिकोड करता है, यानी जो आपने उसको मैसेज भेजे उस मैसेज को वह अपनी बातों में समझता है, पढ़ता है, यानी डिकोड करता है। इनकोड वहाँ हुआ, यानी संदेश भेजने वाला इनकोड करता है और संदेश प्राप्तकर्ता उसको डिकोड करता है, यानी उस संदेश को पढ़ता है, समझता है। इसके बाद वह उसका फीडबैक देता है, यानी पृष्ठपोषण, उत्तर, रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने के बाद वह उस मैसेज को क्या है, एकत्रित करने के बाद ट्रांसमिट करता है, वह भी प्रसारित करता है। अब प्रसारित करने के लिए उसको भी चैनल की आवश्यकता होती है। अब वही चैनल यानी दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, या पोस्ट ऑफिस के द्वारा, पत्रों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या मोबाइल से वह अपने रिस्पॉन्स को, अपने प्रति उत्तर को, फीडबैक को संदेश वाहक तक पहुंचाता है। तो यह एक पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो संप्रेषण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश वाहक मैसेज को बनाता है, फिर चैनल के माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता तक भेजता है। संदेश प्राप्त करना यानी रिसीवर उसे संदेश को ग्रहण करता है, इसके बाद उसको रीडिंग करता है, डिकोड करता है, डिकोड के बाद ट्रांसमिट करता है उस मैसेज को चैनल के माध्यम से, फीडबैक, वह फीडबैक फिर से संदेश वाहक तक पहुंच जाता है। संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, संप्रेषण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, या कह सकते हैं कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण में आने वाली बाधाएं 4 प्रकार की प्रमुख बाधाएं हैं। पहला है भौतिक बाधाएं, दूसरा भाषा संबंधी बाधाएं, तीसरा मनोवैज्ञानिक बाधाएं और चौथा पृष्ठभूमि की बाधाएं। अब हम बात करते हैं भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं कौन सी बाधाएं होती हैं? वे बाधाएं जो आपको भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं, यानी जैसे वातावरण। वातावरण कौन सी बाधा है? भौतिक बाधा, यानी आपके आसपास का वातावरण भी संप्रेषण को प्रभावित करता है। आसपास के वातावरण यदि शोरगुल है, यानी शोर कह सकते हैं, शोर भी वातावरण को प्रभावित करता है, संप्रेषण को प्रभावित करता है। यदि वातावरण में शोरगुल है, यानी आपका जो महाविद्यालय या विद्यालय है वह ऐसे स्थान पर है जहां हमेशा शोरगुल होता है, किसी रेलवे स्टेशन के पास, किसी बस स्टैंड के पास, या किसी बस्ती के पास है जहां आए दिन शोर गुल होता रहता है, जिससे आपका अध्ययन प्रभावित होता है, आपकी शिक्षा प्रभावित होती है। यानी कह सकते हैं कि आपके संप्रेषण में प्रभावित हो रहा, बाधा उत्पन्न हो रही है। या प्रकाश संबंधी बाधाएं, यदि आप जिस महाविद्यालय में आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है, या बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो ये भी बाधाएं आपको प्रभावित करती हैं, संप्रेषण में आपकी शिक्षा को प्रभावित करती हैं। और स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं, स्वास्थ्य, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है, आप दृष्टिबाधित हैं या आप श्रवण बाधित हैं, तब भी आप अच्छी तरह से संप्रेषण नहीं ग्रहण कर सकते, आपको प्रभावित करेगा। तो भौतिक बाधाओं के अंतर्गत शोर संबंधी बाधाएं, ठीक है, अदृश्यता संबंधी बाधाएं, वातावरण संबंधी बाधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं संबंधी बाधाएं, स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं, ये सभी क्या है, संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं भाषा संबंधी बाधाएं। भाषा संबंधी बाधा के अंतर्गत वे बाधाएं आती हैं जो भाषा से रिलेटेड होती हैं। यदि कोई शिक्षक मान लीजिए हकलाता है, तुतलाता है, तो उस समय संप्रेषण सही रूप से नहीं हो पाता है। उस संप्रेषण को करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको स्पष्ट रूप से बोलना होता है। यदि मान लीजिए आपको हम कोई बात अस्पष्ट रूप से कह दें, जल्दी जल्दी बोल दें, तो वह संप्रेषण आपको अच्छी तरह से नहीं होगा, यानी आप उस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो यह भाषा संबंधी संप्रेषण होता है। अनर्गल बात करना, ठीक है, मतलब अशाब्दिक बात करना, जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, उन भाषाओं का
प्रयोग करना, तो यह है भाषा संबंधी संप्रेषण। फिर आता है मनोवैज्ञानिक संबंधी बाधाएं। मनोवैज्ञानिक में क्या है, आपकी रुचि महत्वपूर्ण होती है। यदि आप अरुचि है, ठीक है, आप आज पढ़ना नहीं चाहते हैं और कोई शिक्षक आकर के आपको पढ़ाता है, तो क्या होगा, उस समय आपको पढ़ने का मन नहीं रहेगा। तो जो शिक्षक बोलेगा, जो शिक्षक पठन पाठन करेगा, तो वह आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, यानी आपकी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। दूसरा क्या है, अरुचि के बाद आपका जो है पूर्वाग्रह। यदि आपने पहले से धारणा बना ली है, आप पूर्वाग्रहित हैं, आपने पहले से समझ लिया है कि यह चीज़ हमको समझ में नहीं आने वाली है, तब भी आपकी संप्रेषण बाधाएं होगी। ध्यान ना दे सकना, आपका ध्यान मतलब आप पढ़ने गए हैं और आपका ध्यान है ही नहीं, तब भी आपका संप्रेषण नहीं होगा और संप्रेषित बाधाएं होगा। ठीक है। चिंता, आप चिंताग्रसित हैं, ठीक है, आप चिंतित हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और है, तो इस प्रकार की बाधाएं भी संप्रेषण को प्रभावित करती हैं। पृष्ठभूमि की बाधाएं यानी बैकग्राउंड संबंधी बाधाएं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके बैकग्राउंड का वातावरण कैसा है, आपका पूर्व अधिगम कैसा है, जो आपने पहली कक्षाओं में पढ़ा है, जो पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन किया है, उस समय आपने कैसे अध्ययन किया है, आपके अध्ययन करने का तौर तरीका क्या था, आपकी कार्य करने की पद्धति क्या थी, आपका सांस्कृतिक कल्चर भेदभाव कैसा था। इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संप्रेषण को प्रभावित करने में। फिर आता है माध्यम संबंधी बाधाएं। अब ये माध्यम संबंधी बाधाएं क्या होती है, यानी जब हम जिस चैनल से बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम संप्रेषण कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, तो यदि हम मोबाइल से संप्रेषण कर रहे हैं, तो अगर मोबाइल का नेटवर्क बीच में चला जाए तो वह संप्रेषण सही नहीं होगा। क्या होगा, उस समय बाधित हो जाएगा। या नेट सही नहीं है, मान लीजिए हम कंप्यूटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा हम संप्रेषण करना चाह रहे हैं और हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, या हम किसी दूरदर्शन को सही ढंग से देख रहे हैं और हमारा नेटवर्क अचानक चला जाता है, तब भी संप्रेषण बाधित होता है। तो ये सभी क्या है, बाधाएं हैं। तकनीकी संबंधी बाधाएं, यानी हम जिस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं वह उपकरण सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा, तब भी हमारा संप्रेषण प्रभावित होगा। तो यह है मुख्य जो घटक हैं जो संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। तो यह हो गया क्या, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं। तो आज हमने देखा कि संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है और संप्रेषण के कुछ जो प्रकार बच गए थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के प्रमुख उपाय क्या हैं, संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और संप्रेषण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अंत में फिर से आपसे अनुरोध, यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब रेड बटन दबाकर करें, ताकि आपका इसी तरह हमें प्यार मिलता रहे और हम मोटिवेट होकर के आपको और अन्य जानकारियाँ देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।